अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 9वीं के अध्याय 12 के प्रश्न बैंक के प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो अध्याय 12 में दिया हुआ है, विज्ञान सब्जेक्ट में ध्वनि दिया हुआ है। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो किस में निर्भर करती है? हमेशा आयाम में निर्भर करती है। तो यहाँ पे आयाम लेना है। ध्वनि का तारकत्व निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि मतलब आवृत्ति सुनाई देना, ठीक है। तो आवृत्ति यहाँ पे लेना है आपको। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ध्वनि जो है वो धातु में अधिकतर होती है, और यहाँ पे धातु क्या है? स्टील है, तो यहाँ पे स्टील लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? रिक्त है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है? ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के खाली स्थान करने के कारण उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे आप आंसर लेना है, कंपन लेना है। दूसरा है ध्वनि किसी द्रवात्मक माध्यम से खाली स्थान तरंगों के रूप में संचरित होती है, तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य लेना है। इसके बाद तीसरा है ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल खाली स्थान ही संचरित होता है, तो यहाँ पे विक्षोभ लेना है। इसके बाद चौथा है ध्वनि तरंगे खाली स्थान तरंगे है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे है। इसके बाद पांचवा ध्वनि संचरण लिए के खाली स्थान की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे लेना है आपको माध्यम लेना है। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्यम स्थिति पर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, खाली स्थान तरंग कहलाते हैं, तो यहाँ पे अनुप्रस्थ लेना है। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की खाली स्थान कहलाती है, तो यहाँ पे लेना है आवृत्ति लेना है। इसके बाद देखो एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है यहाँ पे, हमारे मस्तिष्क की ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? तो यहाँ पे 0.1 सेकेंड तक। दूसरा है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? तो यहाँ पे आंसर लेना है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, ठीक है। सुनने योग्य जो ध्वनि होती है हम अधिकतर 20,000 हर्ट्ज तक के सुन सकते हैं, उससे अधिक होने पर कानों में दर्द होने लगता है, और उससे 20 हर्ट्ज से नीचे को हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो इसे कहेंगे हम लोग जो 20 हर्ट्ज से कम हो, उसे हम कहते हैं। ये 20 हर्ट्ज से जो कम ध्वनि है उसे हम नहीं सुन सकते, ठीक है। इसके बाद अगला है पराश्रव ध्वनि किसे कहते हैं? जो 20 हर्ट्ज से अधिक हो, 20 हर्ट्ज से अधिक होने पर ही हमें वो ध्वनि सुनाई देती है, और जो 20 हर्ट्ज से कम होती है वो ध्वनि हमें नहीं सुनाई देती। पांचवा प्रश्न है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगिका का उपयोग किया जाता है। ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है? तो तारकत्व, या इसे हम कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। अब देख लेते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। तो अति लघुत्तरी प्रश्न 2 नंबर के हैं, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है? पहला है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर क्या लिखना है? तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पे ध्वनि का उत्पादन होता है जब कुछ कंपन होता है, हिलने वाला शरीर उसके चारों ओर माध्यम, चाहे पानी हो वायु हो, का कारण बनता है। हवा में कंपन को अनुदैर्ध्य तरंगों का सफर कहा जाता है, जिसे हम सुन सकते हैं। ध्वनि तरंगों में क्रमशः उच्च और निम्न दाब वाले क्षेत्रों में संप्रेषण और दुर्लभ प्रतिक्रियाएं शामिल होती है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न क्या है? संपीड़न और विरलन क्या है, ठीक है। तो दोनों को बताना है। तो देखो पहले संपीड़न को देख लेते हैं। संपीड़न ध्वनि संचरण के दौरान वायु के अणु जिन स्थानों पर इकट्ठा हो जाते हैं उसे हम संपीड़न कहते हैं, और विरलन ध्वनि संचरण के दौरान जिन स्थानों पर वायु के अणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है उसे हम विरलन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लेना है? देखो 1 सेकेंड में 100 बार कंपन करता है, तो 1 सेकेंड में 100 बार होता है, तो 1 मिनट में कितने बार होगा? मतलब एक मिनट में मतलब 60 सेकेंड होता है, तो 60 गुणी 100 कर दो, कितना हो जाएगा? 6000, तो 6000 कंपन करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद चौथा देखो, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यावहारिक उपयोग लिखे। तो 2 व्यावहारिक उपयोग लिखना है। तो देखो पहला क्या है? पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। दूसरा है पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक। तो ये इसका आंसर होगा। जो किडनी होते हैं ना, किडनी में पथरी आ गया कहते हैं, तो इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है 5वां प्रश्न है अनुरणन
क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है? तो अनुरणन का अर्थ है ध्वनि के उत्पन्न होने के बाद कुछ देर तक बना रहना। अनुरणन तब तक उत्पन्न होता रहता है जब तक ध्वनि कई बार परावर्तित होती है और जुड़ती जाती है। यह तब तक बनी रहती है जब तक कि इतनी कम ना हो जाए कि सुनाई ही ना पड़े। ठीक है, अनुरणन को कम निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, हाल की दीवारों और छतों को अवशोषण पदार्थ से ढकना। दूसरा, सीटों के पदार्थों का चुनाव इसके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर करना। तो ये दोनों इसके आंसर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है अगला है, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? तो इसका आंसर देख लो। तो देखो, पराध्वनि का उपयोग ऐसे भागों को साफ करने के लिए किया जाता है जो पहुंच से परे होते हैं, जैसे कि सर्पिलाकार नाली, विषम आकार के पुर्जे आदि। इन्हें साफ करने के लिए उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं। इस विलयन में पराध्वनि की तरंगें भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाता है। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ध्वनि की प्रबलता से आप क्या समझते हैं? यह किन कारकों पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे देखो, ध्वनि की प्रबलता से क्या समझते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। यद्यपि दो ध्वनियों की समान तीव्रता हो सकती है, पर ध्वनियों की प्रबलता भिन्न होती है। यहाँ पे देखो, कारक दिया हुआ है, ध्वनि की तीव्रता जो ध्वनि तरंगों के आयाम के वर्ग के सीधे अनुपातित है। कानों की संवेदनशीलता दूसरा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है? वर्णन कीजिए। तो देखो, यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, मैं 1-2 पढ़ के बता देता हूँ। चमगादड़ पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करती है, ये एक हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो तीसरा, देखो, इस चमगादड़ इस प्रकार अपने शिकार की दिशा, दूरी और आकार का संसूचक करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 कारण दिया है, इसको आप देख लेना। ठीक है, इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो सोनार की कार्यविधि देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नीचे में कार्यविधि लगा हुआ है, क्या काम करता है सोनार। तो मैं आपको बता दूं कि सोनार जो होता है ना, वो जल में, ठीक है, जल में एक प्रकार से अगर सोनार दिया जाता है तो ये क्या होता है, एक तरंग है। ये अक्सर मछली पकड़ने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा है वही लिखना। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो मत देखना। ठीक है, इसका उपयोग किया है, किस लिए करते हैं, यहाँ पे पूरा लिखा है, यहाँ पे नियम भी लिखा है, हर चीज़ लिखा हुआ है, इसे आप लोग देख लेना आंसर। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है? सचित्र विवेचना कीजिए। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे, और इसका आपको मैं चित्र दिखाता हूँ। ठीक है, तो चित्र भी देख लो यहाँ पे। ठीक है, ये चित्र है, सचित्र वर्णन करना है, इसके बारे में लिखना भी है और साथ ही साथ सचित्र भी वर्णन करना है। तो दोनों चीज़ यहाँ पे आपको मिल गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद क्या है, इसके बाद 5वां प्रश्न है, किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है? वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देख सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है, पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, एक ध्वनि तरंग 339 ms-1 की चाल से चलती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? क्या ये श्रव्य होगी? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा इसका आंसर लगा हुआ है। ठीक है, तो यह ध्वनि श्रव्य नहीं होगी। ठीक है, इसे बता दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो श्रव्य ध्वनि होता है वो अधिकतर कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज होता है। यहाँ पे 22,600 हर्ट्ज आ रहा है, इसलिए ये श्रव्य ध्वनि नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है, एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उनकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करता है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3625 मीटर हो तो ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। तो ध्वनि की चाल की गणना करना है, तो देखो यहाँ पे हल किया गया है और ध्वनि की चाल कितना है, 1450 मीटर प्रति सेकंड है इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, एक मनुष्य की खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, तो मनुष्य और चट्टान के बीच की दूरी कितनी होगी? 865। तो यहाँ पे टोटल पूरा हल दिया हुआ है, तो आपको इसको आंसर को लिखना है। ठीक, तो इस तरह से ये अध्याय भी कंप्लीट हो गया और जितना जल्दी हो सके मैं बाकी अध्यायों को भी कंप्लीट करा दूंगा।